हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बच्चों, पिछले दिनों जब हमारी फिज़िकल क्लासेस चल रही थी तो चैप्टर नंबर 6 का हमने आगाज़ किया था, याद है? और चैप्टर 6 बच्चों जब हमने स्टार्ट किया था तो मामूली बातें करते करते हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए थे, याद आया? और मैंने आपको ये बात बताई थी बच्चों, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि दो साइंटिस्ट थे जिनमें से एक का नाम था गुल्डबर्ग, दूसरे का नाम था पीटर वॉक। 1864 में इन्होंने एक जनरलाइजेशन फॉर्मुलेट की थी रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझाने के लिए एक जनरलाइजेशन फॉर्मुलेट करी और उस जनरलाइजेशन का नाम रखा लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैंने आपको लॉ समझाया था और बच्चों लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ये कहता है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, रिपीट कीजिए, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। rate of a rate at which a substance react is directly proportional to its active mass, and the rate of a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactant. Repeat करो बेटा, the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass, and असली बात, and the rate of a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactant। और बच्चों उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया था इस तरह, consider a chemical reaction in which m mole of A and n mole of B react to give x mole of C and y mole of D। बच्चों एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। अब मुझे बताइए इस लॉ पर जब हमने इस रिएक्शन पर लॉ अप्लाई किया था तो बताइए बेटा क्या हुआ था? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी RF, बताओ बेटा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ। अब बताइए एक रिएक्टेंट ए है, ये उसका एक्टिव मास, दूसरा रिएक्टेंट भी है, ये उसका एक्टिव मास, और जिसके जितने मोल होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब बताओ बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम खत्म करें तो क्या होगा? साइन ऑफ इक्वलिटी और उसके बाद कांस्टेंट, ऐसे ही था। और ये बेटा हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन का एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा रिएक्टेंट ये है, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे जब, तो साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा।
है ना बेटा। ये देखिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था कि बताइए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कभी एक दूसरे के बराबर होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मगर जब इक्विलिब्रियम होता है तब। ओके, तो अब आप एक काम करें, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन। जी बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू। अजीब इक्वेशन है जिसमें दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं, है ना बेटा। तो ऐसा करो, दोनों कांस्टेंट एक तरफ कर लो। ये जो के बी है ना, इसको के एफ के नीचे ले आओ, और ये जो ए बी है इसको सी डी के नीचे ले आइए। ये देखिए, सही है, दोनों कांस्टेंट एक तरफ हो गए और कंसंट्रेशन एक तरफ हो गई। अब मुझे बताइए, के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और बच्चों के बी बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं। दो कांस्टेंट जब आपस में डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, उनका आंसर कांस्टेंट ही रहता है, उनका आंसर कांस्टेंट ही रहता है। तो बताइए बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट ही आएगा, यानी के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ओके, above equation is called equilibrium expression where Kc is called equilibrium constant। बस बेटा, इसको यहां तक याद कर लीजिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई सी भी केमिकल इक्वेशन दूं, अगर मैं आपको कोई सी भी केमिकल इक्वेशन दूं और आपसे कहूं कि आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाइए, तो बताओ बेटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और इक्वेशन मैंने आपको ये दी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन मैंने आपको ये दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस इक्वेशन की, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस इक्वेशन की इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाइए, तो बताओ बेटा कैसे बनाओगे। के सी इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट है वो ऊपर और जो रिएक्टेंट है वो नीचे, तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, और बच्चों अपॉन एक्टिव मास ऑफ HI रेस टू दी पावर 2। ठीक है, जिसके जितने मोल होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। बच्चों, जिसके जितने मोल होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं N2 प्लस 3H2 और ये बन गया NH3 यानी अमोनिया, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाइए, तो बताओ बेटा क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ऊपर और जो रिएक्टेंट होगा वो नीचे, यानी एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 रेस टू दी पावर 3। जिसके जितने मोल वो ही उसकी पावर बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को डिकम्पोज करें और डिकम्पोज किया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना और क्लोरीन गैस बनी, सही है।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाइए, बताओ बेटा कैसे बनाओगे। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, इन दोनों का रिएक्शन करें तो क्या होगा, इथाइल एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखोगे। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 into active mass of H2O upon active mass of CH3 COOH into active mass of ethyl alcohol। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसी खास बात नहीं है। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन की इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका उल्टा काम करना है, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन दे रहा हूं और उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है, इस काम को बेटा अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, अपने हाथों से एक मर्तबा कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये वाला काम दूं, आपसे कहूं कि राइट रिवर्सिबल रिएक्शन, बच्चों राइट रिवर्सिबल रिएक्शन विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एक मर्तबा फेलियर बच्चों के पेपर में आया था, एक मर्तबा एनुअल एग्जाम 2012 के पेपर में आया था। अब आपसे कहा जाए कि ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी हुई है नंबर 1, आप इसकी रिवर्सिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, तो बताओ बेटा जो नीचे लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे लिखोगे, ए शाबाश प्लस बी, ठीक है बेटा, और एरो डबल एरो बनाकर 2C, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई। और बच्चों दूसरी इक्वेशन की अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई जाए, सॉरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो बनी भी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई जाए, तो बताओ कैसे बनाओगे। शाबाश, N2 प्लस 3H2 और डबल एरो के बाद 2NH3, सही है बेटा, मुश्किल तो नहीं। अच्छा, 2012 वाले पेपर की अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लें तो बताओ बेटा इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, 4NH3 प्लस 5O2 और बेटा 4NO और बच्चों H2O 6H2O। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाना कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सही है। ये काम कर लेंगे। अच्छा, इसको बेटा एक मर्तबा अपने हाथों से कॉपी कर लीजिएगा, अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 91 के पेपर में ये क्वेश्चन पहली बार और 95 के पेपर में ये क्वेश्चन दूसरी मर्तबा आया था। अच्छा, इक्वेशन तो आपने देखी ली होगी। अच्छा एक बात और, इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें बेटा डेटा नहीं बनता। क्यों डेटा क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी फार्मूले से सॉल्व नहीं होते। डेटा वहाँ बनता है जहाँ कोई भी क्वेश्चन किसी फार्मूले से सॉल्व होता है। कोई भी क्वेश्चन जब किसी फार्मूले से सॉल्व होता है तब बेटा डेटा बनता है। यहाँ इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चन हैं
तमाम के तमाम इक्वेजन के थ्रू होते हैं। इक्वेजन के थ्रू होने की वजह से इनका कोई डेटा नहीं बनता, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई जाती है और डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जाता है। चलें, इक्वेजन तो आपने देख ही ली होगी, अब आप जल्दी से मेरी चंद बातों का जवाब दें। पूछूं, आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं आ क्वांटिटी ऑफ, बच्चों आ क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आ क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा, क्वांटिटी बता नहीं रहे, कितनी क्वांटिटी ये नहीं बता रहे। आ क्वांटिटी ऑफ phosphorus pentachloride is heated in a 12 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, यानी 12 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क है, उसमें हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को भरा और 250 डिग्री तक उसको हीट किया। ठीक है, टेम्परेचर बता दिया 250, वेसल का वॉल्यूम बता दिया 12, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना भरा ये नहीं बता रहे। ओके, अच्छा अब आप मुझे बताइए, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करेंगे तो हीट करने से होगा क्या? डिकम्पोजिशन होगी, डेफिनेटली फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गैस बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी। फिर क्या होगा? फिर रिएक्शन रिवर्स होगा, फिर बच्चों रिएक्शन रिवर्स होगा और रिवर्स होने के कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इक्विलिब्रियम कभी ना कभी कुछ ना कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके हो गया? आपसे कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, बच्चों क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम वेसल कंटेन 0.21 मोल PCl5, यानी जब इक्विलिब्रियम आया तो PCl5 कितना? 0.21 मोल। अच्छा, लिया कितना था ये नहीं पता, कितना लिया था हमने ये नहीं मालूम। 0.21 मोल PCl5, यानी PCl5 इक्विलिब्रियम पर 0.21 मोल बना, राइट। और 0.32 मोल PCl3, यानी जब इक्विलिब्रियम आया तो PCl3 0.32 मोल, क्लोरीन 0.32 मोल, यानी इक्विलिब्रियम पर ये इतना, ये इतना और ये इतना। इनिशियली कितना था ये तो नहीं पता, प्रोडक्ट तो इनिशियली खैर होता ही 0 है, लेकिन रिएक्टेंट इनिशियली कितना था ये नहीं मालूम। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया बच्चों, जब इक्विलिब्रियम आया तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 0.21 मोल बना, PCl3 0.32 मोल बना और क्लोरीन 0.32 मोल बना। ओके, अच्छा आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, यानी हमें रिएक्शन का Kc कैलकुलेट करना है, हमें रिएक्शन का Kc मालूम करना है। सही हो गया? अब मुझे बताइए कि Kc कैलकुलेट करना है। अब बेटा ये बताइए, कम से कम चेहरा तो ऊपर उठा लो। अब बेटा ये बताइए Kc कैलकुलेट करना है बच्चों, Kc कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये बताइए Kc कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, Kc कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन बच्चों, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। और बताइए इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? अभी अभी तो लिखी थी आपने, Kc इज इक्वल टू, शाबाश, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए
ये जो ब्रैकेट में PCl3 लिखा हुआ है, ये जो बच्चों ब्रैकेट में PCl3 लिखा हुआ है, इसकी जगह इसके मोल नहीं, ब्रैकेट का मतलब मोल नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम लिखना होगा, खाली मोल नहीं, मोल अपॉन वॉल्यूम लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास, ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताइए PCl3 के मोल कितने हैं? PCl3 बेटा कितना है? 0.32, और वॉल्यूम कितना है? 12। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, क्लोरीन के मोल अपॉन वॉल्यूम, PCl5 के मोल अपॉन वॉल्यूम। हाँ बेटा, समझ तो गए होंगे आप, जल्दी बताइए क्या? एक 12 से एक 12 पेंसिल, सही है। अब बेटा अब क्या करें, 0.32 इंटू 0.32, फिर उसके बाद अपॉन 12, 0.32 को 0.32 से मल्टीप्लाई करें, अपॉन 12 कर दें, फिर जो आए उसको 0.21 से डिवाइड कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बेटा आंसर आ जाएगा 0.0406। अब सवाल ये पैदा होता है Kc की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बेटा इसकी यूनिट का मसला हल करें। ये मत कह देना कि ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कौन से कांस्टेंट की नहीं होती? हर कांस्टेंट की होती है। दुनिया में कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं है जिसकी यूनिट ना हो, ठीक है। इसकी यूनिट बताओ बेटा। हाँ, उस कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती जो सेम क्वांटिटीज का रेशो, जो कांस्टेंट सेम क्वांटिटीज का रेशो हो उसकी यूनिट नहीं होती। तो ये तो सेम क्वांटिटीज का रेशो नहीं है। आप अगर गौर करें तो ऊपर 2 मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे 1 मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 91 और 95 दो मरतबा आया है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है दोस्त वो ये। अच्छा, इक्वेशन अगर गौर कर रहे हो आप तो इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है। 2002 का पेपर है। जल्दी से मुझे बताइए, लैंग्वेज फिर वही, आ क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बच्चों आ क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कुछ मकदार इज हीटेड इन अ 6 डेसीमीटर क्यूब वेसल। 12 डेसीमीटर क्यूब की जगह 6 डेसीमीटर क्यूब वेसल हो गया, और टेम्परेचर वही 250, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कुछ क्वांटिटी को हमने हीट किया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कुछ क्वांटिटी को हमने हीट किया, ठीक है बेटा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 6 डेसीमीटर क्यूब की वेसल में। अब आप मुझे बताइए जब हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स डीकॉम्पोजिशन होगी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, फिर रिएक्शन रिवर्सेबल है तो रिवर्स होगा, और जब रिवर्स होगा तो कभी ना कभी इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ भी यही है, ऊपर लिखा हुआ भी यही है, आ क्वांटिटी ऑफ phosphorus pentachloride is heated in a 6 decimeter cube flask at 250 degree centigrade till the following equilibrium was established। जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो गया, जब तक हमने इसको हीट किया, ओके। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है
इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद की कहानी आगे लिखी हुई है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.16 मोल PCl3, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ बच्चों, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो बताइए क्या हुआ। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.16 मोल PCl3, 0.16 मोल क्लोरीन एंड 0.105 मोल PCl5, यानी PCl5 0.05 मोल और PCl3 0.16 मोल, क्लोरीन 0.16 मोल। ओके, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, यानी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बल्कि वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है ना। बताइए कैसे करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। ठीक है बेटा, अब बताइए मुझे, ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। बच्चों ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, है ना। हमें मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है। अब बच्चों जल्दी से मुझे ये बताइए, अब बेटा जल्दी से मुझे ये बताइए कि PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितने हैं 0.16 और वॉल्यूम कितना है 6, 0.16 अपॉन 6 और क्लोरीन 0.16 अपॉन 6 और बच्चों PCl5 0.106 अपॉन 6। सही है। अब आप मुझे समझ तो गए होंगे, खैर आप समझ तो गए होंगे। आप क्या, एक 6 से एक 6 कैंसिल, है ना बेटा। फिर क्या करेंगे, फिर 0.16 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 6 से डिवाइड कर देंगे और फिर बेटा जो भी कुछ आएगा उसको 0.16 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताइए, सेम वही क्वेश्चन था। इसको बेटा इसको बच्चों अच्छा करके अपनी प्रैक्टिस में ले आइएगा, ठीक है। और अपने नोट्स में देखकर क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी और इसके बाद वाले क्वेश्चन से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।